जी। लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी, उसमें यस वेलास मैम। की साकाल की स्टोरी व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड उनकी टाइप्स बताए थे, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? मैम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप है मैम। मैम प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड मैम टर्शियरी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी मैम जैसे मैम एग्रीकल्चर मैम किसी क्या चीज को। समझा तुमने? इकोनॉमिक टर्म का क्या मतलब है? चलो भाई इशिका बताओ क्या टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? मैम प्रोडक्शन उन सब का होता है मैम, जैसे प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंजम्पशन किसी चीज का, कंज्यूमिंग। that is production, consumption, एंड कंज्यूमिंग। this is a cycle of a product. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जो आप बोल रहे हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की साइकिल है। पहले रिसोर्सेज के प्रोडक्शन, फिर उसका मतलब मैम सेलिंग, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट करेंगे। Hello. यस मैम अब आ रही है। यस मैम। यस मैम। Okay, so I am asking that whatever you are saying, this is not an economic activity. This is a life cycle of a product. जो हम बनाते हैं क्या होता है, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसकी सेलिंग होती है, फिर कंज्यूमिंग होती है। ओके, कोई और? हाँ प्राची बताओ। जिन एक्टिविटी से हम जिन एक्टिविटी में पैसे मिलते हैं। करेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी जिसके थ्रू हम मनी जनरेट करते हैं, इसीलिए उसका नाम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप क्या करके मनी जनरेट कर रहे हैं, मनी जनरेट करेंगे तभी आप कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे। करेक्ट। तो क्या करके आप मनी जनरेट कर रहे हैं वो 3 तरीके से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तीनों में कौन कौन सी चीजें आती है वो ऑलरेडी लिखाई जा चुकी हैं। करेक्ट। हमको यहाँ से आई थिंक दिस एक्टिविटी, ये वाला पेज हमें पूरा पढ़ना है क्या? पेज नंबर 20। यस। ओके। सो जब हमारा ओके इसमें थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में लिखा है, बट आई विल टेल यू हियर इटसेल्फ। सुन लो कि प्रोडक्शन के लिए, यानी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड सम फैक्टर्स, जो हमने नाइन्थ में ही हूँ, पालमपुर चैप्टर में पढ़ा था। क्या थे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल। करेक्ट। यस मैम। जिसमें हम जब प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चीजें होती है जो फिक्स्ड एसेट बनती है। फिक्स्ड एसेट का मतलब ये होता है दैट मैंने कोई सामान खरीदा, ये मेरे लिए लंबे टाइम तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एसी है, टीवी है, फ्रिज है। यू डू नॉट बाय इट एवरी डे, यू बाय इट वंस इन अ वाइल, लाइक फॉर वंस इन ईयर्स। करेक्ट। बेड है। सो दीज आर फिक्स्ड एसेट। ऐसे आपका लैंड हो गया, आपका घर हो गया, ये सब आपका कार, ये सब फिक्स्ड एसेट है। वर्क उसी के साथ हमारा, या जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अगला है वर्किंग। वर्किंग का मतलब है जैसे घर में मिल्क आ रहा है, वेजिटेबल्स है, आप कपड़े खरीदते हैं। करेक्ट। तो वर्किंग वो है जो हमारा प्रोडक्शन में यूज होता रहता है, जैसे रॉ मटेरियल यूज होगा प्रोडक्शन में, कॉटन, अगर कोई बिस्किट बना रहा है तो उसके लिए फ्लोर, आटा वगैरह वर्किंग कैपिटल है। समझ गए?
फिक्स्ड और वर्किंग का डिफरेंस, वर्किंग का मतलब जो यूज होता है डे बाय डे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये एक वर्किंग कैपिटल है, लेकिन वर्किंग एसेट है, ठीक है। लेकिन जो एसी में लगा पैसा वो फिक्स्ड कैपिटल है और एसी फिक्स्ड एसेट है, समझ पा रहे हो। तो जब हम बेटा फैक्ट्री लगा रहे होते हैं तो फैक्ट्री लगाने में जितना पैसा जनरेट होता है क्या वो वर्किंग कैपिटल है? नहीं। हम जमीन खरीदते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाते हैं, तो वो सब हम फिक्स्ड कैपिटल उसमें लगाते हैं, करेक्ट। फिक्स्ड कैपिटल के बाद भी किसी चीज को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल जरूरी होती है। इंडस्ट्री एक बार लग गई, उसके बाद इंडस्ट्री चलेगी, तो उसके लिए उसको बिजली लगेगी, रॉ मटेरियल लगेगा, डीजल लगेगा मशीन्स को चलने के लिए, वो सब हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। किस किस को समझ आया? Yes, हाँ ma'am. आ गया। ठीक है। तो हम ये सारी बातें कर ली हैं कि हमें किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्शन में कौन सा फिक्स्ड कैपिटल है, कौन सा वर्किंग कैपिटल है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि वीमेन का क्या रोल है, ठीक है। सो अभी इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद भी, स्टोरीज के बाद, हम एक चीज के बारे में ये पढ़ते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर मेन एंड वीमेन का कैसे होता है फैमिली में। तो आप चाहे हिस्ट्री की बात करो या कल्चर की बात करो, घर में जो काम होता है उसमें ऐसा जनरली क्या होता है कि वीमेन जो होती है वो घर का काम करती है और जो आदमी होते हैं वो बाहर फील्ड का काम करते हैं। जैसे शाकाल की जो मदर शीला है वो खाना पकाती है, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, घर साफ करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। वही शाकाल के जो फादर बूटा है वो खेती करते हैं, अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाके बेचते हैं और घर के लिए पैसा कमाते हैं, करेक्ट। बट इट इज चेंजिंग नाउ डेज, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 50-50 राइट नाउ, करेक्ट। आधा आप करो आधा हम करें, तो आजकल डोमेस्टिक चोर्स में भी लड़के या हस्बैंड्स मदद करवाते हैं, वीमेन सिमिलरली बाहर जाके इक्वल काम करती हैं। सो इट इज नाउ इक्वल वर्क, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बट ट्रेडिशनली बहुत लंबे टाइम से यही चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग की मदर अभी भी हाउस वाइफ होगी, करेक्ट। तो शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यू माइट से कि मैम दिक्कत क्या है, एक घर का काम कर रहा है एक बाहर का काम कर रहा है, सेम ओनली काम तो दोनों को बराबर ही पड़ रहा है, करेक्ट। वेल सही बात है, अगर हम इसको इक्वालिटी से देखते हैं, देखेंगे तो जरूर इक्वल दिखेगा, लेकिन लोग इक्वालिटी से देखते नहीं है। पीपल कंपेयर योर वर्क विद दी वर्थ। आपने कितना पैसा जनरेट किया, सिंपल। कभी भी किसी के घर में कोई बात होती होगी, किसी के बारे में बात करते होंगे, तो व्हाट डू दे आस्क? कहाँ पर है, क्या कर रहा है और कितना कमा रहा है, ओके। सही बात है कि नहीं? तो पीपल एसेस योर क्वालिटी, योर वर्क विद योर वर्थ, विच इटसेल्फ इज डिबेटेबल कि क्या ये सही चीज है किसी के कंट्रीब्यूशन को पैसे से आंकना। चलो ये हम हमेशा से करते आए हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है हम ये मान लेते हैं कि वो ज्यादा काम करता है या वो सक्सेसफुल है, करेक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम यहाँ पर लगाते हैं जहां पर शीला और शाकाल दोनों ने बराबर काम किया, तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि शाकाल ने जो काम किया उसके लिए उसको पैसा नहीं, सॉरी, बूटा ने, शीला और बूटा ने जो काम किया, बूटा ने जो काम किया उसके लिए बूटा को पैसा मिला, करेक्ट। उसने खेत में बहुत मेहनत किया, मार्केट ले गया, मनी आया घर में। शीला ने जो काम किया उसके लिए क्या उसको पैसा मिला? नो No, मैम। ma'am. नहीं मिला। अब यू माइट से, बहुत सारे लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि बूटा ने जो पैसा कमाया वो भी तो अल्टीमेटली घर में ही आएगा, है। लेकिन क्या ये बात तुमको जस्टिफाइड लगती है? किसी और का कमाया पैसा क्या किसी और का हो सकता है? नो No, ma'am. आउट ऑफ कर्टसी दे दे अगर, कि नहीं तुम भी काम करती हो तो मेरा तुम्हारा सब एक ही है। बट पॉइंट ये है कि कुछ चीजें हैं जो कि अनपेड सर्विसेज होती है, करेक्ट। अनपेड सर्विसेज जो करते हैं, तो वो अनपेड सर्विसेज सिंस उनके हाथ, वो सिर्फ घर का पूरे दिन काम करते हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं आता है और उससे वो पैसा जनरेट भी नहीं होता है। तो कंट्री भी क्या करे? तो कंट्री उसको क्या नेशनल इनकम में काउंट कर सकती है कि घर में किसने झाड़ू पोछा लगाया ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा? कर सकती है कंट्री? मैम कंट्री की No, भी ma'am. कंट्री की भी मजबूरी है। कंट्री वही पैसा नेशनल इनकम में दिखा सकती है जो पैसा एक्चुअली कमाया गया हो। जो पैसा कमाया ही ना गया हो कंट्री कैसे दिखाएगी नेशनल इनकम में, करेक्ट। वो तो काम किया है, उससे कोई मनी तो आया नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिबेट है जिसकी वजह से विमेन को अनइक्वल, इनइक्वालिटी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार यही फैक्टर है, क्योंकि वीमेन ने हिस्टोरिकली जितना काम किया उसके लिए उनको पे नहीं किया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए जो जो नहीं होते थे तो क्या सोसाइटी चलती? नहीं। अगर वीमेन घर में बच्चों को ना पाले तो सोसाइटी चल पाएगी? नहीं।
शायद फिर आदमी लोग बाहर जाके काम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको देखना पड़ेगा बच्चों को, करेक्ट। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वीमेन हाउस होल्ड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि वी विल काउंट इट इन जीडीपी। देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि नहीं ये गलत है, इसका मनी वैल्यू निकालो, घर में कितना काम किया गया और उसको जनरेट करो। सिंपल सी बात है, अगर घर में कोई और करेगा, आता है घर में काम करने, तो पैसे तो लेता ही है। इट्स जस्ट दैट घर में जो मदर लोग काम करते हैं वो हमेशा अनपेड ही होता है। उसी तरह गीता द मदर ऑफ विलास, वो क्या करती है, वो फिश बेच के पैसे कमाती है। दस वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। तो वीमेन को उनके काम का पैसा तभी मिलता है जब वो बाजार में काम करने जाती हैं। उनकी अर्निंग जो है वो उनके मेल काउंटर पार्ट यानी उनकी अर्निंग कुल मिलाकर के उनकी एजुकेशन और उनके स्किल पर उन्हें दी जाती है, करेक्ट। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब पॉइंट ये है कि ये जब हम फाइनली लेबर मार्केट में चले ही गए हैं, तो उसमें लेबर, जब आप पैसे कमाने जाते हो, जब आप घर में हो तब तो पैसे मिल नहीं रहे, अगर आप बाहर पैसे कमाने जाते हो तो क्या चीज है जिसके बेसिस पर आपका पैसा डिसाइड होगा? दैट इज योर एजुकेशन। आपका एजुकेशन क्या है, आप कितनी चीजें जानते हैं। स्किल का मतलब है हाउ मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, योर एक्सपर्टीज, नॉट नहीं योर एरियाज। जब कोई मशीन भी साफ कर लेता है कि नहीं, कोई एसी रिपेयर कर लेता है, कोई बाइक बना लेता है, तो स्किल्स, आपको बोलने का स्किल है, मैन्युफैक्चरिंग क्या स्किल्स है, और क्या क्वालिफिकेशन है। किसी के पास बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन और स्किल ना हो तो क्या उसका नौकरी बढ़िया लग जाएगा? नहीं। नो बोले मैम। नो मैम। सर इंजीनियर है लेकिन कोडिंग नहीं आती, बीटेक की डिग्री है लेकिन कोडिंग आती ही नहीं, ठीक है, पढ़ा है लेकिन आता ही नहीं है, ये तो वो वाली बात होगी ना। तो इफ यू हैव अटेन्ड एजुकेशन यू मस्ट हैव योर स्किल्स, अदरवाइज द डिग्री इज ऑफ नो यूज। तो आपका एजुकेशन एंड आपका स्किल, ये दोनों देख करके ही आपको कितना मनी मिलेगा मार्केट में, ये डिटरमाइन होगा। इसमें कोई गलत बात है? नो मैम। नो मैम। अब इसमें भी वीमेन, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये वीमेन से रिलेटेड है कि कहाँ कहाँ वीमेन लैकिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि दैट वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर डोमेस्टिक वर्क्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो लड़कियां पढ़ी भी हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया उनको, क्योंकि पहले के टाइम पे विमेन का उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था उनको पढ़ने का। तो मीगर यानी थोड़ी बहुत एजुकेशन है और लो स्किल फॉर्मेशन है, तो ऐसे लोग अगर मार्केट में जाएंगे तो उनका सैलरी मेन से तो कम ही होगा, करेक्ट, क्योंकि मेंस को अपॉर्चुनिटी मेन को ज्यादा दिया जाता है। तो इसीलिए वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन, ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें नीचे पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो वीमेन एज अ रिसोर्स। पॉइंट नंबर 1 उसके नीचे हेडिंग डालो प्रॉब्लम्स। पॉइंट नंबर 1 ये लिखो, वीमेन आर नॉट पेड, यहां से लेकर के यहां तक, वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, ये है पॉइंट नंबर 1। नेशनल इनकम तक लिखो और एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में शाकाल की मदर शीला, ठीक है। सो पहला पॉइंट है वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, द हाउस होल्ड वर्क डन बाय women is not recognized in the national income. That is point number 1, okay. Yes.
मैम लिख लिया। लिख लिया? ओके, so write down then point number 2. Point number 2 है women are paid low compared to men. यहाँ तक लिखना है, women are paid low compared to men. मैम एक बार मैम स्क्रॉल लिख डाउन लिया। जल्दी से देख लो, जल्दी जल्दी लिखो। women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in national income. Example क्या है? शीला, mother of Shakal, she is not being paid. Okay. Second है women are paid low compared to men. मैम हो गया। ठीक है। थर्ड है, लिखो इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यहां से लिखो, in an organized sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security systems. एक्चुअली विमेन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेबी, क्योंकि नेचर ने केवल उनको ही ये पावर दिया है कि वो सोसाइटी को आगे ले जा सकती है, मेन तो ये काम कर नहीं सकते। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पूरी लाइफ साइकिल में एक या दो बार उनको प्रोक्रिएशन के लिए एक ऐसा स्टेज आता है जब बच्चे की भी और अपनी जिम्मेदारी दोनों की उठानी होती है। तो जो बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं उसमें तो बच्चे के लिए लीव मिलती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है, इंश्योरेंस वगैरह, समझ गए। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं वहां पर वीमेन को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई उनको मैटरनिटी लीव नहीं देता। मैटरनिटी लीव इज अ लीव विच इज गिवन व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है, और योर चाइल्ड इज न्यू बॉर्न, ठीक है। और चाइल्ड केयर के लिए जो बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पर, कुछ जगहों पर दी जाती हैं, बट ऐसे जगहों पर ज्यादा विमेन काम नहीं करती। बहुत कम जो हाई क्वालिफाइड विमेन है वही उस जगह पर काम करती है। बाकी लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऐसे छोटे काम कर रहे हैं, भाई बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया में, 70% आबादी तो गरीब ही है, उन सबको ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। और ऐसा में वीमेन के हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे का ख्याल रखना है, घर का भी काम करना है, बाहर जाके जॉब भी करनी है और छुट्टी भी नहीं है। उस केस में एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी हो जाती है, ठीक है। मैम हो गया। यस मैम। यस मैम ठीक है, मैम डन। ओके। अब ये तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आजकल कुछ कुछ लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को पार भी किया है। कुछ वीमेन हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, लड़कों से ज्यादा या उनके बराबर कमाती हैं। ज्यादा या बराबर कमाना कोई कंपटीशन का पार्ट नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि सोसाइटी में कोई भी जेंडर ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। अब अगर एक एक फैक्टर को काउंट करोगे कि फिजिकली कौन ज्यादा वीक है, कौन कैसा है, मेंटली कौन वीक है, तो ये तो डिबेट जिंदगी भर चलती रहेगी, क्योंकि भगवान ने दोनों को अलग अलग बनाया है, तो दोनों हर चीज में एक जैसे नहीं हो सकते, सही बात है। लेकिन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट बराबर ही होने चाहिए। सेम मेन को वीमेन को देना चाहिए और सेम वीमेन को मेन को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीमेन है तो वीमेन होने का फायदा उठा लिया, फिर ये सब। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा, बहुत सारे घर में बच्चे हैं, सारे ही बेवकूफ है, क्या होगा? ये वो वाला कहावत सुना है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये वो वाली हालत। कौन बता सकता है इसका मतलब? इस लाइन, मैम एक बार फिर से सुना दीजिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मैम इसका मतलब हुआ कि अगर इंसान को मतलब पूरी फैमिली को अगर पागल बनाना मतलब बुद्धू बनाना है तो एक ही काफी होता है, पर जब सारे ही पागल हैं बुद्धू हैं तो फिर क्या होगा? इन अ वे करेक्ट है। इसका मतलब ये है, गुलिस्तान इज अ प्लेस विच इज वेरी हैप्पी, यू नो, लाइक अ गार्डन, लाइक फूलों का बाग। तो ये है कि उसको खराब करने को एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू उसको बर्बाद कर सकता है। और यहाँ पर तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, तो क्या हाल करेगा वो? तो वही चीज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में है।
ठीक है, पॉपुलेशन बहुत सारा हो लेकिन क्वालिटी ना हो, पढ़े लिखे ना हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, है कि नहीं, इधर उधर और क्राइम करते रहे, चोरी करते रहे, इधर उधर टेररिस्ट बन जाए जाकर के, क्या फायदा ऐसी पॉपुलेशन का? फिर तो तालिबान जैसी सिचुएशन हो जाएगी, है कि नहीं? यस अभी देखो कितने Yes, सारे डिग्री वाले भाग गए, बिना डिग्री वाले प्रेसिडेंट बन गए, अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन गए, है कि नहीं? ये भी एक तरीका है। कौन कौन न्यूज़ फॉलो कर रहा है? Yes, ma'am. या आजकल मैं एक वो मीम देख रही हूँ कि बहुत मोटिवेशनल है। क्या है वो? इफ यू फील दैट यू आर अनसक्सेसफुल, लर्न समथिंग फ्रॉम अमेरिका। पढ़ा है किसी ने? No, इट ma'am. No, If- ma'am. मैं सुनाती हूँ। इफ यू फील दैट यू आर सक्सेसफुल एंड यूजलेस, लर्न समथिंग फ्रॉम अमेरिका। इट टुक 20 years to replace Taliban with Taliban. After spending millions of dollars and a lot of casualties. समझ गए? हिंदी में मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम की नहीं है तो आप यूएस से सीखिए। उन्होंने 20 साल लिया तालिबान को तालिबान से ही रिप्लेस करने के लिए। जब वो वहां गए तब भी तालिबान था, जब वो वहां से आए तब भी तालिबान था, और बीच में अरबों डॉलर खर्च हो गए और बहुत सारे सैनिक भी मर गए। ठीक है, Yes. ओके। सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? लुक, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे पहले डिपेंड करती, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आपकी कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग प्रोडक्टिव हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन वन वे और द अदर वे दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इनकम ऑफ कंट्री। पैसे के फॉर्म में कर रहे होंगे, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन इज अर्निंग इक्वली ओनली, ओके। सम पीपल दे आर डूइंग टीचिंग, कुछ लॉयर्स हैं, मतलब आप कुछ दे रहे हैं कंट्री को। ठीक है, ऐसे बैठे बैठ के बस कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सो ये किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पर। पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटीज को समझ ही नहीं सकेंगे, करेक्ट? आप लोगों को समझा ही नहीं सकेंगे। अब मैंने ये कभी पढ़ा होगा तभी आपको पढ़ा रही हूँ। आपने आज ये पढ़ लिया है तो कल इससे कुछ आपके दिमाग में खुल जाएगा। अभी मम्मी पूछेंगी कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तो कह रहे हो मैं यूएस से सीख रहा हूँ आजकल। ठीक है, जो यहाँ से सीख के जाओगे और वहां पर लगाओगे, है कि नहीं? तो तुम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो पूरे दिन, सही बात है कि नहीं? दूसरी चीज है, ये सबको बोलते रहते हैं हेल्थ ऑफ अ पर्सन। क्या बोलते हैं? सेइंग अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आप बहुत अक्लमंद हैं लेकिन आप 365 डेज में 300 डेज बीमार ही रहते हैं, काम ही नहीं करते, फिर क्या फायदा होगा कंट्री को? कोई फायदा नहीं होगा। तो सब लोगों को फोकस इस पर भी करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, इंडिया ओलंपिक्स में ज्यादा गोल्ड लेकर के आएगा, और दूसरा आप हेल्दी रहेंगे तो ब्रेन बढ़िया चलेगा। फिर दूसरा है, और हेल्दी आप रहेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा रहेगी, ज्यादा जिएंगे तो कंट्री को ज्यादा पैसा कमा कर देंगे। है बात के नहीं? देखो कंट्री कितनी अक्लमंद है, सब बात उन्होंने बताया हुआ है कि लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो अच्छा है पॉपुलेशन, तब उसको क्वालिटी बोलेंगे। तब तुम्हारे अंदर बहुत सारा क्वालिटी है, भर भर के है, अगर तुमने लिटरेसी यानी पढ़ते लिखते ठीक से हो। दूसरा, अगर हेल्दी हो, अपने हेल्थ पे फोकस करते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तो भी कंट्री के लिए बहुत काम के हो। ठीक है, सब कहेंगे दुनिया में कि हर कंट्री के लोग मरे जा रहे हैं, इंडिया वाले जीते ही रहते हैं। अगला है स्किल फॉर्मेशन। स्किल फॉर्मेशन का मतलब अगर तुमने काम अच्छे से सीखा है, कोडिंग सीख लिया है, उसके अलावा वेब डिजाइनर हो या साइंटिस्ट हो या लॉयर हो, कोई ऐसी स्किल है तुम्हारे अंदर जो लोग के काम आ सकती है, तभी क्वालिटी पॉपुलेशन में आओगे। समझ गए? अब ये सब जब हो जाता है तो ये ग्रोथ रेट डिसाइड करता है कंट्री का, यानी कोई कंट्री किस स्पीड से ग्रो करेगी। ठीक है, स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल बेटा इंडिया 5% पे ग्रो कर रहा है, यानी इंडिया का टोटल जितना भी पैसा हम जनरेट करते हैं एक साल में, अगले साल, इस साल 100 जनरेट करते हैं तो अगले साल वो 105 हो जाता है। समझ गए? आज हमने इस साल अगर 100 जनरेट किया तो अगले साल हम 105 रुपए जनरेट करते हैं। इसे ग्रोथ रेट कहते हैं। आप किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं? अभी अगर चाइना है वो 50% की स्पीड से बढ़ रहा है, तो आज इस साल वो 100 रुपए जनरेट करेगा तो अगले साल 150 रुपए जनरेट करेगा। फिर 150 का 50% 75 और जोड़ दो, उसके अगले साल उतना करेगा।
तो ग्रोथ रेट ये डिसाइड करता है कि कंट्री में कितनी जल्दी गरीबी चली जाएगी और कितनी जल्दी कंट्री डेवलप्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका जो ग्रोथ रेट होता है वो डिपेंड करता है आपकी लिटरेसी रेट पर, यानी आपकी किस तरह की जो वहाँ लोग रह रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कितना जिएंगे, और तीसरा कितना उनका स्किल फॉर्मेशन है। समझ गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि पढ़े लिखे और हेल्दी लोग दे आर एन एसेट, वो कंट्री के लिए एसेट है। समझ गए। तो अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनाएंगे कैसे, ये देखो, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इंडिया के लिटरेसी रेट को देखते हैं 1951 के, तो अरे रे रे बहुत बुरा हाल है। मेल तो 28 29 पर है, यानी 100 में से कितना आदमी पढ़ा हुआ है, हर 100 लड़के में, हर 100 लड़के में केवल 28 लड़का पढ़ा हुआ है। समझ गए। लड़कियों का क्या है, फीमेल का तो बहुत ही बुरा हाल है, हर 100 में 9 लड़कियां पढ़ी हुई है। ठीक है। और अगर पर्सन की बात की जाए तो इट वॉज नियरली 20%। दोनों को कंबाइन कर दो तो 100 लोग लड़के लड़की मिला के उनमें से ऑन एन एवरेज 20 लोग पढ़े लिखे होते हैं। किसको बात समझ आ रही है। Yes. वहीं पर 2021 का सेंसस हुआ नहीं कोरोना की वजह से, बट 2011, बट डेफिनेटली बहुत आगे होगा। उसमें अगर देखा जाए तो मेल 80 नियरली 85 पहुंच गए, यानी हर 100 में से 85 लोग ऐसे हैं जो पढ़ना जानते हैं। लिटरेट का मतलब ये नहीं सारे इंजीनियर हैं, आप पढ़ना लिखना जानते हैं, नाम लिख लेते तो ही इंडिया में आपको लिटरेट तुरंत ही मान लिया जाता है। समझ गए। तो ये लिटरेसी का क्वालिटी पे भी अभी क्वेश्चन है कि आप लिटरेट किसे मान रहे हैं। सही बात है कि नहीं। आप बोल रहे हैं सब लिटरेट है, कैसे लिटरेट है, सब नाम लिखना जानते हैं। तो अभी हमारा लिटरेसी का डेफिनेशन ही बहुत छोटा है, उम्मीदें ही बहुत कम है कंट्री को हमसे। तो अगर तुम जोड़ घटा लेते हो, नाम वाम लिख लेते हो, तुमको लिटरेट कंसिडर कर लेते हैं। तो लेकिन चलो इतना ही बहुत है। तो अगर इतना लिटरेसी काउंट किया जाए तो 85 लोग इंडिया में ऐसे हैं लड़के जो पढ़े लिखे हैं। वही गर्ल्स अभी भी पीछे हैं, दे आर नियरली 65, और अभी गैप है। ठीक है। ऑन एन एवरेज इतना है। लेकिन अगर हम आजादी से पहले से अभी कंपेयर करें तो ये काफी इम्प्रूवमेंट हो गया हमारे अंदर, है कि नहीं। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि कैसे एजुकेशन और बाकी चीजें आपकी लाइफ में एक एसेट बन सकती है। ठीक है। कैसे वो आपको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं शाकाल का। शाकाल का जो एजुकेशन है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स। शाकाल ने जो बचपन में पढ़ाई करी उसका फायदा उसे बड़े होकर के मिला। उसको अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। ठीक है। तो हमने इससे देखा कि गुड एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट। करेक्ट। उसको अच्छा एजुकेशन दिया तभी जाकर के उसके फादर जितना कमाते थे उनसे वो मल्टीपल टाइम ज्यादा कमाने लगा। वहीं पर विलास अपनी मदर की तरह फिश ही बेच रहा था, जितना उसकी मदर कमाती थी उतना ही वो भी कमा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हुई, है कि नहीं। इफ इट ओपन्ड न्यू होराइजन फॉर हिम, और उससे जिंदगी में नया नया चीज मतलब नई लाइफ इंट्रोड्यूस हुई उसको, क्योंकि वो नए शहर में गया, उसने नई चीजें देखी, तो नए एस्पिरेशंस नई वैल्यूज सीखी उसने वहां से जा करके। तो शाकाल की जो एजुकेशन है वो तो ये जो शाका एजुकेशन है उसने ना केवल शाकाल की लाइफ चेंज करी बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करती है, यानी एजुकेशन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि नहीं। तो अब आप अगला हेडिंग डालो, कॉल पीपल factors for producing human resource. Factors for producing human resource. पहला लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी किन चीजों से ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। ठीक है। और क्वेश्चन इसी से बनता हुआ क्वेश्चन लिख लो, हाउ कैन वी मेक हाउ कैन वी मेक अ पर्सन ह्यूमन रिसोर्स। पहला पॉइंट है एजुकेशन। लिखो
यस मैम। पहला पॉइंट लिखो एजुकेशन, मैं उसमें बोल रही हूँ। एजुकेशन हेल्प्स इन skill formation, education helps in skill formation, personality development, awareness, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स इन स्किल फॉर्मेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अवेयरनेस। हेल्प नहीं है, एजुकेशन क्रिएट्स। एजुकेशन क्रिएट्स सेंटेंस थोड़ा अलग बन गया। एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्किल फॉर्मेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट and awareness in an individual. Education helps in creating skill formation, personality development and awareness in an individual. Ma'am, please Yep. repeat again. Education helps in creating personality development, education helps in creating skill, personality development and awareness in an individual. ठीक है। एग्जाम्पल शाकाल का लिख लो। Shakal's education helped him become an engineer. By earning more, he contributed not only to the family but also for the country. Shakal's education helped him in becoming an engineer. यस। He earned and helped his family he also made a software which helped society. He also made a software which helped society. Which helped society. हम हो गया। ठीक है। Yes, ma'am. अब एजुकेशन के बाद क्या होता है, एजुकेशन से नेशनल इनकम भी बढ़ती है। गुड एजुकेशन मतलब सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कंट्री ज्यादा पैसा कमाएगी। कल्चर रिच हो जाता है आपका, क्योंकि आप अवेयर हो जाते हैं देश दीन दुनिया में क्या चल रहा है, आप अपनी चीजों को पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो कल्चर भी डीप होता है। अगर एजुकेशन नहीं होती है तो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस रहते हैं लोग, अंधापन आ जाता है उनके अंदर, नए थॉट्स को वो नहीं प्रोसेस कर सकते, वही पुरानी सोच में रहते हैं। करेक्ट, टाइम के साथ बदल नहीं पाते। एजुकेशन इनेबल्स यू टू चेंज विद टाइम, है कि नहीं। फिर एजुकेशन से गवर्नेंस भी इम्प्रूव होता है कंट्री में, कैसे कंट्री चल रही है एफिशिएंटली। जब पढ़े लिखे लोग कंट्री को चलाएंगे तो अच्छी चलेगी। ठीक है। अभी एक प्रोविजन चल रहा है, देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारी कंट्री में अभी 8वीं क्लास तक पढ़ना मैंडेटरी कर दिया गया है। करेक्ट। तो बेसिक एजुकेशन एक राइट बना दिया गया है। ठीक है। नीचे लिख लो
Basic education is a right in India. Right to elementary या basic education is a fundamental right in India. There is a greater emphasis on girls' education. Basic education is a fundamental right in India. There is an emphasis on girls' education. Ma'am, there is a Emphasis का मतलब focus. There is an emphasis on girls' education. Many Navodaya Vidyalaya have been set up. Many Navodaya Vidyalaya have been set up. ठीक है? Full stop. Government is providing vocational and skill courses. Government is providing vocational and skill courses. ठीक है? ठीक है. Yes, ma'am. अब ये जीडीपी वाला पॉइंट मत लिखो, ये तुम्हारी एक्टिविटी है, एक ग्राफ से देख के घर से करके तुमको लाना है. ठीक है? अगला है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट. द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन हैज डिक्लाइन टू द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड. ये देखो, ये वाला तो ऑलरेडी ग्राफ से रिलेटेड है कि जो लिटरेसी रेट है एजुकेशन का वो 18% था 1951 में, अब 74% एवरेज आ चुका है. और एक अभी 2017-18 का जो बजट आया है उसमें जीडीपी पर जो जितना पैसा, जीडीपी का परसेंटेज कितना हम एक्सपेक्ट मतलब खर्च कर रहे हैं ये हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम 100 रुपए कमाते हैं, उसमें कितना रुपए हम एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, कितना रुपए हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं, उसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी बोलते हैं. आपका टोटल जीडीपी मतलब नेशनल इनकम, एक तरह से दिमाग में ये बैठा हो. जीडीपी मतलब कंट्री ने एक साल में जितना पैसा कमाया उसका कितना परसेंट एजुकेशन पे हुआ. तो जनरली तो ये बढ़ा है आजादी के टाइम से अभी तक, तो ये बढ़ ही रहा है. हम ज्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं. ठीक है? और लिटरेसी का सबको पता है क्या जरूरत है. अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे नहीं तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में कैसे पता चलेगा, बताओ. तो लिटरेसी इसीलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपने राइट्स को पहचान सके. करेक्ट? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि उसके पास में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है. करेक्ट? फिर उसके अलावा ये ग्राफ को देख करके है कि लिटरेसी जो मेल्स की है वो 16% ज्यादा है फीमेल्स में. ठीक है? यानी मेल जो है उनको ज्यादा पढ़ाया जाता है, इसको देख करके यही पता लग रहा है कि नहीं. वहीं पर अगर केरला की बात की जाए तो लिटरेसी केरला में 94% है. यानी केरला में लगभग हर 100 में 94 लोग पढ़े लिखे हैं. वहीं ये रेशियो बिहार में काफी कम है, ओनली 62 है कि नहीं. तो प्राइमरी, उसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स जो है वो ज्यादा बनाए गए हैं. अब 8.4 लाख 41 लाख 2015-16 में थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे, ठीक है नहीं. तो इतना ज्यादा एक्सपेंशन किया गया है स्कूल्स का, हर जगह स्कूल खोले गए हैं. और इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, मोदी जी भी चला रहे सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान के चलते चलते हर गांव में स्कूल होता है प्राइमरी, उसमें आप सब लोग इनरोल होंगे. लेकिन हमारे यहाँ अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है. ड्रॉप आउट रेट का मतलब लोग स्कूल आते तो हैं, एडमिशन तो कराते हैं, लेकिन आते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, है कि नहीं. उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया नहीं है. प्राइमरी में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते नहीं है. अच्छे लोग एजुकेशन की तरफ जाते नहीं है, पढ़े लिखे लोग टीचर बनना नहीं चाहते, वो डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन रहे हैं. और बहुत कुछ चीजें वो अपने लिए देश के लिए नहीं, मतलब वो उनको इतना लुक्रेटिव करियर नहीं लगता है टीचिंग, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता है. ठीक है? या नहीं मिलता था, अब तो गवर्नमेंट काफी चीजें चेंज कर रही है, टीचर्स की सैलरी बढ़ा रही है.
और प्रोफेसर्स की सैलरी बढ़ा रही, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा पैसा नहीं था इसमें, तो बहुत लंबे टाइम तक लोग इसको लेते नहीं है, उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरता है कि नहीं। सो इट इज अ टाइम, मतलब धीरे धीरे करके एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चेंज होगा। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बनाया है, एक स्कीम है जिसमें बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, ये सब लाइन कर लो, अंडरलाइन, पढ़ना है पढ़ो। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का ये गोल है कि सारे लोगों को कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो होना चाहिए, है कि नहीं। उसके अलावा एक स्कीम है गवर्नमेंट की, मिड डे मील स्कीम है, सुना होगा, कभी सुना है। मिड डे मील स्कीम का मतलब अगर बच्चा स्कूल आएगा तो दोपहर का खाना उसको स्कूल में ही दिया जाएगा। ये इसीलिए किया जाता है ताकि अटेंडेंस को इनकरेज किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग स्कूल आए, समझ गए। मैम ये गवर्नमेंट वाले स्कूल में होता है ना? यस, प्राइवेट में देने लगते तो क्या बात थी, गवर्नमेंट स्कूल में ही होता है मिड डे मील। गवर्नमेंट एक टाइम का खाना देती है, तो इससे क्या होता है, बच्चे स्कूल आते हैं, कम से कम उनको पता होता है कि खाना फ्री मिलेगा, है कि नहीं। तो ये सब गवर्नमेंट जो है वो कर रही है बढ़ाने के लिए फोकस, ताकि लोग और आए पढ़े। बट अभी भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है गाँव के इलाके में कि लोग बहुत ज्यादा पढ़े। ये कॉलेजेस का डेटा है बेटा, 1951 में 750 कॉलेजेस थे, 1718 में वही 40,000 41,000 हो गए। यूनिवर्सिटीज कभी 30 थी, अब 851 हो गई। कभी 2,63,000 स्टूडेंट्स थे, अब तो गिन भी नहीं सकते। 3 2 5 2 7 करोड़ तो यही हो गया, और 8 36 करोड़, ठीक है, सॉरी 1 2 3 करोड़ है। फिर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, फिर ये है एक, हाँ 12,84,957, यानी 12,84,957, ये आपके नंबर ऑफ कॉलेजेस है। ये केवल डेटा ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा एक्सपैंड किया है एजुकेशन को, करेक्ट। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारी बॉडी है जो हायर एजुकेशन पे डील करती है, उन्होंने ये डेटा दिया है कि कितना कॉलेजेस खोली गई, कितनी यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक अभी थोड़ा बचा हुआ है अभी पढ़ने के लिए, नेक्स्ट क्लास में ही होगा ये। आज के लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख करके लाने हैं, जो हमने पढ़े हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको ये लिखना है। केरला वगैरह का तो एजुकेशन रेट सबको पता है बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये आपको ये लिख के लाना है। ये पहला पॉइंट की लिटरेसी अमंग फीमेल्स, सॉरी फीमेल की लिटरेसी पे फोकस किया जा रहा है, पहला पॉइंट नीचे होगा शायद, कहाँ गया पता नहीं, ठीक है। आपको यहाँ वाला पैराग्राफ लिखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ये आपका होमवर्क है आज का, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो पहला तो आपको लिखना है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सबको एलिमेंट्री एजुकेशन दे रही है 2010 तक, ये पॉइंट है गवर्नमेंट का, पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा है गवर्नमेंट का गोल है कि सबको यूनिवर्सल एजुकेशन मिले। तीसरा गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम दे रही है, लेकिन ये एनसीईआरटी बेटा पुरानी है, आपको ये नेट से करना है। कहाँ से करना है? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन, ठीक है, तो उसमें खुद ही आ जाएगा, आप उसको पढ़िए 1 2 आर्टिकल को, जो आपको लगता है ये चीज गवर्नमेंट कर रही है, उसको आपको नोट्स बना के लाना है। ज्यादा पढ़ोगे तो ऑलरेडी सबके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 4 5 पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है, बट ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम हेल्थ के ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला फैक्टर है, यानी हम कैसे एक ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बना सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ। हेल्थ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट गाइज, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।